बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादाती काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चारों वज़राए आला ने शिरकत की। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PDM के तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब अदालत ने नैब को मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी से 10 रोज़ कबल आगाह करने का हुक्म दिया है। इस समय दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझिए आपको भी ना डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से आज शदीद तनकीद की गई हुकूमत पर भी, और PDM के तमाम ओहदों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान भी किया गया। मुस्तकबिल की हिकमत अमली आप क्या देख रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब? सबसे पहले तो जी आपको थोड़ी सी मुबारकबाद कहा जाए इसको, क्या जो सिम्टम्स डेवलप हुए कुछ जिसकी वजह से आपने देख ली, और एक टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव कोविड का, तो एक मिस्टीरियस सा मामला रहा पिछले चंद दिनों में। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सेहत देगा और सबको ठीक रखेगा। थैंक यू। जो एक तो आईए रहमान साहब का आज सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा नाम हमारा, और उनका इंतकाल हो गया। एक इंतहाई तवाना आवाज़ आईए रहमान साहब की, और इंसानी हकूक़ के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से, अमन रहे भारत के साथ, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बेशुमार, उनकी सहाफ़त के हवाले से उनकी शख्सियत के इतने पहलू थे कि हरियाणा से उनका ताल्लुक़ था, इंतहाई नफीस शख्सियत, और वो आज इंतकाल कर गए। तो एक खला, बहुत से लोग जा रहे हैं और उनका जो खला है वो कैसे पूरा होगा हम नहीं जानते। दूसरी बात ये कि आईए रहमान साहब, मतलब ये पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमेशा अमन की बात करते रहे, मैंने आपसे कहा ना कि पड़ोस में हमारे भारत के साथ बहुत ज़्यादा कि जी जंग नहीं होनी चाहिए, जंग मसाइल का हल नहीं है, अमन से चैन से रहना चाहिए, ये उसके बहुत बड़े दाई थे और इंसानी हकूक़ के लिए बड़ी तवाना आवाज़ थे। लेकिन बहुत तरीके बड़ी नफीस शख्सियत, और ये जो आजकल का माहौल बना हुआ है गालम गलोच और चीख पुकार, ये इससे बिल्कुल एक कहते हैं ना अच्छे वक्तों के और अच्छे दौर की हमारे एक जो इनकी कमी बस कोई पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अक्रॉस द बॉर्डर भी इनको याद किया जा रहा है, जो लोग अमन की बात करते हैं और जो लोग चाहते हैं कि सुकून चैन रहे, जुल्म ना हो, जंगें ना हो। तो इंडिया में भी इनकी बहुत फॉलोइंग है, उनको बहुत याद किया जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी ये कि अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम, तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि ट्रैफिक जैम हो रहा है और मुजाहरे हो रहे हैं, और ये अब देखें किस तरफ जाता है मामला। ये एक बहरान है जो बढ़ रहा है इस वक्त, डेवलपिंग है ये मामला, तो ये किस तरफ जाता है। ट्रैफिक ब्लॉक है मुख्तलिफ इलाकों में, टिकट्स भी चल रहे हैं टीवी चैनल्स पे। फ़िलहाल हमें इतनी ही इजाज़त है कि हम टिकट्स दें और ज़्यादा उस पर गुफ्तगू ना करें। एक बात और जो मेरे ख्याल से आज मैंने इमरान खान साहब की मसरूफियात, उनकी स्पीच भी अभी सुनी बड़ी जो उन्होंने की। एक ये जो आपने बात की ना PDM की, इसको तो आप अलग से, PDM को कभी भी PDM इमरान खान साहब के लिए मसला नहीं रही। PDM के लिए, और आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की बात भी सुन रहा हूँ, अलग जमातें हैं, अलग मंशूर है, और अगले इलेक्शंस में कौन किसके साथ खड़ा होगा, क्या इत्तेहाद बनेगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे ना। तो मतलब ऐसे इंतखाबात में तो ये एक नुक्ते पे इकट्ठे थे कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए। उस नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ है इनमें कि कैसे हटाया जाए। वो कहते हैं उसमें रह के हटाए, दोनों के अपने अपने दलाइल हैं, लेकिन वो अपने अपने दलाइल पे कायम रहें, खुश रहें। मैं तो हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जो खतरा है वो उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग और उनकी जो पॉलिसियाँ जिस तरफ डाल दी हैं इमरान खान साहब के, जहाँ से वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद वो अब इमरान खान साहब उसको दुरुस्त कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। लेकिन एक मामला और ऐसा है जिसको मैं बहुत मोहतात अंदाज में
फिर दोबारा इमरान खान साहब को याद दिलाऊं कि एक चीज़, एक तो माशी बहरान पैदा कर गई उनकी टीम, अब उससे कैसे वो निकलते हैं आने वाले दिनों में वो देखना है। दूसरा जो बहरान उनके लिए खामोशी से जन्म ले रहा है, एक तो जैसे ये भी अचानक हुआ, ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं, सड़कें वड़कें बंद हो रही हैं मुल्क में, अल्लाह करेगा ये खैर वाफियत रहे, लेकिन एक नया बहरान जन्म ले रहा है, और वो जो बहरान है वो आईनी बहरान है जी, ठीक है। और इमरान खान साहब रजू करें फौरी तौर पे बैरिस्टर अली जफर साहब, जो कि जिनको जो मेरा ख्याल है उनकी कानूनी टीम में जो चंद ज़बरदस्त लोग हैं, उसमें अच्छे लोग हैं, उनकी कानूनी टीम अब जो बनी हुई है बहुत अच्छी टीम है, उसमें फ़रोग नसीम साहब, उसमें अटॉर्नी जनरल, उसमें अली जफर साहब भी हैं, अच्छी टीम है। वो अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करें और ये देखें कि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद दिनों में जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, मैं इतनी ही बस बात कहूँगा, ठीक है। लेकिन एक बहरान, आईनी बहरान जो है वहाँ पे जन्म ले सकता है, वो क्या है वो अपनी टीम से वो रिजू करें, क्योंकि उस केस के ऊपर भी अदालत की तरफ से ये बात है कि मीडिया पे उसको डिस्कस ना किया जाए। तो मैं इसलिए उसकी वो इशू डिस्कस नहीं करना चाह रहा, सवाए इस बात के कि इमरान खान साहब कानूनी टीम से मुशावरत करें, जो फैसला था जुलाई का पिछले साल का, उसको एक दफ़ा दोबारा उसमें क्या चीज़ है जो जिसकी तरफ इस गुफ्तगू में मैं इशारा कर रहा हूँ, वो जो फैसला था रेफरेंस का, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आने वाले चंद दिनों में एक बहरान की शक्ल ले सकती है। कानूनी टीम उस वक्त गलत फैसला कर गई थी कोई। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि अगर जहांगीर तरीन साहब से मिल लें तो अच्छा। जहांगीर तरीन साहब अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने लगे हैं बाकायदा। अच्छा। और उनकी सियासी सरगर्मियाँ वो मुल्तान में ही गालिबन आज या कल किसी वक्त मुल्तान में जाके वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की उनके बारे में, शाह महमूद कुरैशी साहब को करनी ही नहीं, मेरा ख्याल है हमारे भाई हैं, शाह महमूद कुरैशी भी दोस्त है बड़े अच्छे। शाह महमूद कुरैशी साहब का चूंकि एक पुराना बना हुआ है ना इनके साथ, फिर दोस्ती भी हो गई थी दोनों की, तो इस वक्त जब ये सारा मामला चीनी का, बहुत सारे लोग कर रहे थे, पता नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा ये जो बयान उन्होंने दिया, या उनको वज़ीर आज़म साहब ने कहा, या किसी और ने कहा, तो अब होने ये जा रहा है कि जनाब जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उस जहांगीर तरीन साहब उनके हलके में जाके, यानी अब उनका जो यानी मुल्तान का जो जहां से वो खुद भी वज़ीर जनूबी पंजाब, तो वहां जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर वो शाह महमूद कुरैशी साहब को आड़े हाथों लेंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में वो क्या बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बातें होंगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब मजीद भड़केंगे उस पर, सही, ठीक, और जवाब देने पे मुझे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने चूंकि पहले बयान दाग दिया तो अब वो जवाब कहते हैं उधर ही दूंगा जाके मैं। जहांगीर तरीन साहब ने अभी तक जो, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन इतना है कि वो वहां जाके जवाब देंगे उनके हल्के में, ठीक। तो दूसरा मामला ये, और ओन चौधरी साहब से तो मिल ही लें इमरान खान साहब, बराह करम गुजारिश उनसे मिल ही लें, जरूर मिल लें, मतलब ये गुजारिश नहीं, ये एक आप समझें कि बस उनसे कह रहा हूं मैं कि आप मिल लें ओन चौधरी साहब से, और वो आपको अपना लीडर अभी भी समझते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, मिल लें, ठीक है। ये इस वक्त जो है ये बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं डॉक्टर साहब उनसे मुलाकात नहीं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बाद अगर जहांगीर तरीन साहब ने ये जवाब दे दिया उनको, शाह महमूद कुरैशी को, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जवाब देंगे, फिर एक शुरू हो जाएगा चेन रिएक्शन, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, जो मुल्क में सिक्योरिटी का अचानक लग रहा है कि एक ये इशू, इनको बड़ा रिजॉल्व करना ज़रूरी है खान साहब के लिए, और इसमें ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला खैर करे, रमज़ान शुरू हो रहा है और खैरियत के साथ अल्लाह ताला ये महीना गुजारे, और पड़ोस में हमारे जो है, आज इमरान खान साहब ने भी कहा, गालिबन असद उमर साहब ने कहा कि तीसरी लहर पाकिस्तान में, थर्ड वेव, कुछ मुल्क कह रहे हैं कि फोर्थ वेव है, कुछ थर्ड वेव है, बहरहाल थर्ड फोर्थ मिक्स हो गई आपस में। वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ बात हो रही है, उस पर कल बात कर लूंगा मैं डिटेल में। मैं आज सिर्फ एक होता है ना कि आप एक वो प्याली रखी होती है, तो आप एक तो देखते हैं कि सच एक
प्याली को देखें आप बतौर प्याली, और एक होता है कि आप उसको पूरे माहौल के हवाले से देखें कि ये प्याली या ये इसको लार्जर पिक्चर में देखें। तो आप एक किसी भी वाक़े को अगर लार्जर पिक्चर में देखें तो फिर आपको समझ में आ रही होती हैं चीज़ें कि क्या ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं आप। ये जो मैंने आपको ये बात पहले भी की थी और मैं दोबारा कहूँ कि ईरान में जो ब्लास्ट हुआ है ये इतवार के रोज़ वहाँ पर जो उनकी एटमी तनसीबात हैं, जो सबसे अहम उनका जो एटमी प्रोग्राम है, ये नतंस के इलाके में, ये नतंस का जो इलाका है ये इस्फहान, ठीक है, नतंस के इलाके में ये वहाँ पर ये ब्लैकआउट हो गया और काफ़ी घंटों तक ये ब्लैकआउट जारी रहा। अच्छा, ये साइबर अटैक, ठीक है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर साइबर अटैक हुआ ईरान में, और ईरान ने इसका इल्जाम लगाया है इसराइल पे। और ये ऐन उस वक्त हुआ है जब जनरल लॉयड ऑस्टिन इत्तेफाक से इसराइल में थे, और इसराइल में जब वो थे तो वो इसराइल इसलिए गए थे कि ये जो मुआहदा है जो खत्म हो चुका है ईरान के साथ, जौहरी मुआहदा, इसकी तजदीद के लिए इसराइल को ठंडा करें इसराइल को कि आप जरा इसमें कोई मतलब ज्यादा प्रॉब्लम रिएक्शन ना करें ये ना। अब जनाब लेकिन हुआ ये कि इसका नतीजा कुछ और निकला, बिल्कुल ही एक नई कशीदगी पैदा हो गई है खत्ते में, बहुत बड़ी कशीदगी है। उसकी वजह यह है कि फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि इसराइल सस्पेक्टेड ऑफ सैबोटेज एट ईरान न्यूक्लियर साइट, और तस्नीम न्यूज एजेंसी जो तेहरान से वो खबर दे रही है कि ईरान ने कहा है कि वॉज रिवेंज ऑन इसराइल फॉर न्यूक्लियर साइट इंसिडेंट, इसका भरपूर इंतकाम, इसका बदला लिया जाएगा। और उसके साथ ही अल जजीरा में ईरान के जो हमारे जवाद जरीफ साहब, उनके ज़बरदस्त डिप्लोमेट, उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्लोमेट भी रहे हैं, ये जवाद जरीफ साहब जो है ये यूएन में रहे हैं, ईरान के ना मुस्तकिल मंदूब भी रहे हैं पहले, वजीर खारजा बनने से पहले, बड़े कमाल आदमी हैं। तो ईरान जरीफ ब्लेम इसराइल फॉर नतांज इंसिडेंट, ये अल जजीरा कह रहा है। अच्छा, और तो अब अच्छा यहाँ तो देखिए ना, अब ये बात बहुत ही अजीब सी हो गई कि जो गार्डियन है उसके साथ वो कह रहा है कि गार्डियन ये कह रहा है, और ये इसराइल की सोर्सेस कोट हो रही हैं, यानी ये भी नहीं कि इसराइल कह के हमने नहीं किया, मैं आपको उसके बता, वो कह रहा है, गार्डियन कह रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 9 महीने पीछे धकेल दिया है इस अटैक ने। सही। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक बहुत ही अजीब सी बात है जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन चीज है, वो ये है कि टाइम्स ऑफ इसराइल ही कह रहा है कि इंटेल ऑफिशियल्स से कि मोसाद इज बिहाइंड नतंस पावर कट, और ईरान, यानी वो उसको ये नहीं कह रहे कि हमने नहीं किया, वो कह रहे हैं कि हाँ वो ठीक है, मतलब है कि ठीक है। और जो नतन्याहू के हवाले से फिर वो हाथ उनका जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कह रहे हैं कि नतन्याहू ने ऑस्टिन को कहा कि ईरान जो है ये सबसे बड़ी थ्रेट है यहाँ पे, और जनरल ऑस्टिन की मौजूदगी में कहा, और तेहरान जो है वो कह रहे हैं बदला लेंगे। इजराइल ने इसको डिनाई नहीं किया? नहीं, डिनाई बिल्कुल नहीं किया, और वो कह रहे हैं, देखिए ना, यानी खुद वो सुर्खियां लगा रहे हैं कि ईरान, ये जो हर्स न्यूज़पेपर वो कह रहा है ईरान ब्लेम्स इजराइल फॉर नासमला द वॉज रिवेंज एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम सेट बैक 9 months। अच्छा, अब इशू ये है कि 9 महीने पीछे जाने का मतलब ये है, ये इनकी कैलकुलेशन जो है ना ईरान के, कि ईरान कब तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, यानी कब तक वो टेस्ट कर सकता है इस खत्ते में। अब देखिए कैसा क्या खित्ता है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 मुल्क तनाव आपस में, दरमियान में ईरान इस वक्त अगर एक न्यूक्लियर, अफगानिस्तान तो है ही, वहां तो अलग सूरत हाल है, वो यूक्रेन में फड्डा और बढ़ गया, वो उस पर आते हैं। लेकिन आप सोचें कि यहां पे न्यूक्लियर ईरान के पास आ जाए, ईरान के पास न्यूक्लियर आने का मतलब है कि फिर वो पूरे खत्ते में ईरान की हेजमनी है, ठीक है ना। ईरान का मतलब है कि फिर वो कभी मतलब जो अरब ममालिक हैं या टर्की है, जो खत्ते के ममालिक हैं, वो कहते हैं कि फिर उसका मतलब है कि ये तो फिर कभी हुतीज के पास नजर आएगा, कभी हिजबुल्लाह के पास नजर आएगा। ईरान कहता है कि हम पुरअमन प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। अच्छा, अभी जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के सेंट्रीफ्यूजेस हैं 19,000, अब ये 19,000 ये क्लेम, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस क्लेम करती है और करती रही है वो मुख्तलिफ हवालों से,
कि इनके पास सेंट्रीफ्यूजेस ये वो होते हैं कि जिसमें आप वो एक लिक्विड को, यानी एक जो फ्लूइड है या कोई भी माया है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को वो जो बना ले मशीन कर रहे हैं, आप समझ लें वो सेंट्रीफ्यूज। अब उसमें यानी हैवी वाटर, लाइट वाटर, उसमें डिटेल्स पे जाए बगैर, यानी इशू ये है कि पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम और वेपन्स के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यकसा होती हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा है जो यकसा होता है, और कई मुल्क ऐसे हैं जो, जैसे स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, वो उनके न्यूक्लियर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वेपन्स नहीं है। लेकिन वो उन्होंने रास्ता ओपन रहता है हमेशा कि अगर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली हासिल हो रही है तो रास्ता खुला है कि किसी भी वक्त वहां से आप पटाखा चला दें। ये 50 की दिहाई से ईरान काम कर रहा है इसमें जी, जिसकी वजह से बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हैं। सैंक्शंस लगे हैं, और एक वो कहते हैं कि कोई $100 बिलियन का ईरान ने नुकसान इतने अरसे में पाबंदियों से उठाया। $100 बिलियन। ठीक, यानी ईरान के लिए ये एक, आप समझ लें कि उनका न्यूक्लियर आना, और वो ईरान के अंदर जब उनके लोगों से बात हुई कुछ अर्सा पहले, और काफी दफा ईरान जाहिर है कि जाना भी हुआ, सऊदी अरेबिया, इस पूरे खत्ते में, वो लोग कहते हैं, उनको यकीन है इस बात का, वो कहते हैं कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो अमेरिका कभी इराक को तबाह नहीं करता, और इराक का न्यूक्लियर वेपन, और वो ये कहते हैं कदाफी के बारे में कि कर्नल कदाफी को पहले उन्होंने टॉफियां खिला के आराम से आप बंद कर देना न्यूक्लियर, देखे ना पाबंदियां हटा रहे हैं, कर आके उसको मार दिया। इसी तरह सद्दाम हुसैन का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने पहले 90 की दिहाई में हमला हुआ, फिर 2003 पे। तो यही शुमाली कोरिया वाले कहते हैं, जब ट्रंप उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, शुमाली कोरिया वालों ने ये कहा ना कि अच्छा आप कहते हो हम न्यूक्लियर खत्म कर दे तो क्या गारंटी, उन्होंने कहा पाबंदियां हटा देंगे, पैसे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने वहां क्या पैसे दिए थे लीबिया में, तुमने सद्दाम हुसैन को पैसे दे दिए न्यूक्लियर खत्म करने के बाद, तो ऐसा नहीं है, क्या होगा हमारे साथ ही हमें पता है। तो ईरान जो है वो किसी सूरत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है जी। अच्छा, ये जैसे पाकिस्तान के एक जमाने में लोगों को शायद याद हो, फ्रांस के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर का एक हुआ था मामला भुट्टो साहब के दौर में, फिर वो खत्म हो गया था, फिर जावलक साहब के आने के बाद। इसी तरह ईरान का भी शुरू में अमेरिकन ने खुद इनकरेज किया था। अच्छा। और एनपीटी पे साइन किए थे ईरान ने। ईरान वो मुल्क है जिसने एनपीटी पे साइन कर दिए थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब इनकलाब ईरान आ गया तो उन्होंने, फ्रांस ने भी अपना मुआहदा खत्म कर दिया 79 में, अर्जेंटाइन के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, वहां भी खत्म हो गया। उसके बाद ये 2003 में कहीं जाके वो दोबारा बात चलनी शुरू हुई, लेकिन उस वक्त से ये था कि 5 साल दूर हैं, 10 साल दूर हैं, आगे बस होने ही वाला है कुछ महीना, ये खामोशी के साथ अपना। और उसके बाद फिर बुशहर के इलाके में वहां पर भी इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। फिर उसके बाद जो है वो अर्क का इलाका है, वहां पर भी न्यूक्लियर के ऊपर काम हो रहा है। तो अब मसला यह है कि अब 3-4 इश्यूज एक साथ खड़े हो गए, कासिम सुलेमानी से लेके फखरेजादे, और अब उसके बाद ये कि जी उनके न्यूक्लियर पे साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक, अच्छा, इसको सब दुनिया मॉनिटर कर रही है बहुत क्लोजली, और खास तौर पे इसको मॉनिटर कर रहा है इंडिया। अच्छा, इंडिया इसको क्यों मॉनिटर कर रहा है? इंडिया इसको इसलिए मॉनिटर कर रहा है, उसकी वजह है, मैंने कहा ना सारी दुनिया ही मॉनिटर कर रही है इस चीज को, लेकिन इंडिया इसको इसलिए खास तौर पर मॉनिटर कर रहा है कि ये हम इस प्रोग्राम में, आपको याद होगा ये बात हमने कुछ अर्से पहले डिस्कस की थी कि रिकॉर्डेड फ्यूचर एक कंपनी है अमेरिका की जिसने कहा है कि अक्टूबर के अंदर पिछले साल जो मुंबई के अंदर ब्लैकआउट हुआ था उसके अंदर एक रेड इको साइबर अटैक था, चाइना की कंपनी इन्वॉल्व थी, रेड इको कंपनी थी, और ये साइबर अटैक हुआ था सारा, वो पिछले साल का एक अटैक के बारे में एक रिपोर्ट आई थी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर इस वक्त जो है वो जो बेलफर सेंटर है हार्वर्ड का, बेलफर सेंटर का एक चार्ट है, अगर हम, पता नहीं हमारे पास तैयार है या नहीं है, वो मैं चार्ट देख रहा था, तो उस चार्ट को अगर हम देखें तो वो चार्ट ही बताता है कि पूरी दुनिया का जो साइबर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया की जो साइबर है, उस साइबर में सबसे ऊपर तो अमेरिका है, जाहिर है टॉप लेवल पे अमेरिका है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड नंबर है उस पे वो कहते हैं कि उस पे चाइना है, ठीक है। वो बेलफर सेंटर का एक चार्ट है, वो हम कल अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो सबसे ऊपर अमेरिका है साइबर पे कंट्रोल करने वाला मुल्क, और फिर उसके बाद चाइना है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो बात ये हो गई कि अगर साइबर से
इसराइल ने अटैक किया है, और इसराइल इससे पहले, ये इसराइल तो क्या कई मुल्क इससे पहले भी साइबर अटैक कर चुके हैं, और इससे पहले जो साइबर अटैक इसको ये कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर टेररिज्म है। अच्छा, ये खौफनाक चीज इसलिए है कि साइबर अटैक इससे पहले हुआ था जब ईरान पे 2010 में, तो स्टुक्सनेट वॉर्म ये गालिबन था जो उन्होंने घुसा दिया था उनके STUXNET स्टुक्सनेट वॉर्म 2010 में घुसा दिया था उनके सिस्टम के अंदर साइबर अटैक करके, और कई मुल्क थे उसमें, इसराइल भी था, अमेरिकन भी थे, वो खामोशी से काम करता रहा। वहाँ मेलवेयर में वो तो होता है ना, मेल वायरस घुसा हुआ अंदर काम कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होता रहा, और उसके बाद ये जो स्टुक्सनेट है ईरान का, ये जो प्रोजेक्ट था, ये चार्ट आ गया। इसको बड़ा करेंगे आप प्लीज। हाँ, ये देखिए ना, बेलफोर सेंटर वाले क्या बता रहे हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में, ये उनका लेटेस्ट स्टडी है 2020 में, उन्होंने बताया कि टॉप 10 सबसे ऊपर अमेरिका है ओवरऑल, जो साइबर को दुनिया की कंट्रोल कर रहा है, और फिर उसके बाद चाइना कर रहा है। तो बात यह है कि इसकी कैपेबिलिटीज अब देखनी है कि किस हद तक, क्योंकि चाइना ने अगर इंडिया पे किया है, जो अमेरिकन ने कहा है कि इंडिया की उन्होंने बिजली उड़ा दी, अब इस सूरत हाल में वहां पर जब अटैक हुआ 2010 में, तो वो कहते हैं कि हम वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर वो उसने स्लो कर दिया ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को, और उसकी वजह से 2015 में ईरान इस काबिल हुआ कि उसके साथ मुआहदा कर लिया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, और ये एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था। अच्छा, इसका जो नाम रखा हुआ था इन्होंने, इसका जो कोड वर्ड था वो था ओलंपिक गेम्स, यानी जब ये आपस में बात करते थे तो कि ईरानियंस उसको कैच ना करें, तो ओलंपिक गेम्स कैसे जा रहे हैं, तो ओलंपिक गेम्स ठीक जा रहे हैं। अच्छा। तो ओलंपिक गेम्स असल में वो कोड वर्ड था जिसके जरिए वो पूरा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोकना था। अच्छा, अब यहां लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहां यह है कि वियना में टॉक्स चल रही हैं, और वियना में टॉक्स चल रही हैं ईरान की, और इस दौरान साइबर अटैक होना ईरान पे, और साथ ही ईरान का कहना कि हम बदला लेंगे, और साथ ही कह देना इसराइल का कि ठीक है हमने, मतलब खुद ही वो कह रहे हैं कि हमारे मुसाद के लोग, मतलब ये नहीं कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि मुसाद के लोगों ने कहा है कि हमने किया है। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला जो और इससे ज्यादा पेचीदा तर हो गया है वो ये है कि 16 तारीख को तुर्की में होनी है कॉन्फ्रेंस, जो कि अमेरिका का प्रपोजल है, एंथनी ब्लिंकन का, तालिबान, और तालिबान ने वहां वही तालिबान के साथ और पीस टॉक्स और अशरफ गनी और सारा ये जो भी अशरफ गनी ने पैरेलल पीस टॉक दे दिए, ये होता है ना कि पीस प्लान का उन्होंने दे दिया, ये चलता रहा, ये होता रहा, वो होता रहा, इतने महीनों इतने सालों से चल रहा है। अभी 16 तारीख जब आई है करीब, तो जनाब वहां पर तालिबान ने कह दिया कि हम नहीं जा रहे। सही, तालिबान ने कह दिया कि, और ये तुलू न्यूज खबर दे रहा है कि तालिबान नॉट रेडी टू अटेंड टर्की समिट ऑन अप्रैल 16, ये उनके तर्जुमान ने भी ऐलान किया थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताएं अब ये क्या है? अच्छा, फौजी इनखला भी तो नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, उस पर भी अमेरिका फौजी इनखला क्या, वो कॉन्फ्रेंस ही खत्म, मतलब वो अजीब सी बात हुई ना, यानी कतर से आप ले गए उसको टर्की से पहले मॉस्को हुआ, मॉस्को से पहले इधर हुआ, दाएं हुआ, बाएं हुआ, जनरल ऑस्टिन आए, ब्लिंकन खुद इस वक्त यूरोप में है, जनरल ऑस्टिन भी यूरोप में है, और ब्लिंकन भी पहुंच गए यूरोप, जो एंथनी ब्लिंकन है वो भी यूरोप में पहुंचे, वहां डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन की जो सरहदें हैं वहां पे फौजी जमा होती जा रही हैं, वहां पर रशियंस ने स्टार्ट कर दी अपनी फौजी मशकें, अमेरिकन अपने फौजी जहाज भेज रहे हैं। अब इस पूरी पिक्चर में वो तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि जी हम तो अटेंड नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया के लिए नया प्रॉब्लम। डॉक्टर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खिते के मामलात पर जाने से पहले एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी सियासत पर बात कर लेते हैं। पीडीएम जमातों की अलहदगी और एक पेज पे ना इकट्ठे होना, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि क्या बिलावल साहब किसी तरीके से हुकूमत को अकेले से प्रेशराइज कर सकेंगे? देखिए, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक उन्होंने इकट्ठे हुए थे, शायद आगे और इकट्ठे हो जाएं। मैं उन पे क्या, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे और उनके उस पर क्या बात करूं मैं? ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देखें ये आईनी बहरान तो आगे है,
मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई, वकला से, सीनियर वकला से और बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस, तो वो जो है वो मैंने फिर बात आपसे की दोबारा कि फायज ईसा साहब का फैसला जो था रेफरेंस वाला उसको दोबारा देख लें, ठीक है। उसमें 3 महीने के अंदर कुछ करना था, वो 3 महीने में नहीं हुआ। जरा एक दफा उसको दोबारा देखें, उसकी एक डेडलाइन भी है उस पूरी चीज, उसको उस पर। दूसरी बात, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, देखें लोगों से वादा करो तो उनको पूरा करो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और लोगों से जब मुआहदा करो, खास तौर पे लिखा हुआ, मुझे नहीं पता कि अगर ये बात करनी इस तरह से होना था तो फिर उस वक्त कोई और रास्ता निकालो। मुआहदा करके लिखा गया, उसको तहरीरी एक चीज हुई, उसके नतीजे में अभी हो रहा है। और मैं कई दिनों से कह रहा हूं, बार बार गुजारिश कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले मैंने बात की थी कि जी वो डेट खत्म होने वाली है, तो उससे पहले इसको अफवाम तफहीम के साथ ये तो नहीं कहा था कि ये इस तरह से ये तो हम अफोर्ड कर सकते हैं मुल्क के अंदर इस वक्त इंतशार, जब पूरे खत्ते में आग लगी हुई है। मतलब हम मईशत को, अब यकीन करें इस वक्त लोग, पूरे मुल्क के अंदर लोग परेशान फंसे हुए हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, मुजाहरे शुरू हो गए हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है। कोई एक होते हैं ना कि मतलब इंतजामी, आखिर में क्या हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए आती है? जिले इंतजामिया, दुकानदार, ये जो लोग हैं, पुलिस वाले बेचारे दरमियान में, उनको आगे कर दे, बाकी सारे गायब हो जाओ। मसला ये है। और आपके जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कैसे लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं, अनसर्टेनिटी। अच्छा, वो फिर अफवाहें फैल रही हैं इधर से उधर, उधर से उधर। बात यह है कि वो इस मरहले के ऊपर जाके ये इसको ये मसले को हल करें खुदारा। मतलब रमज़ान शुरू हो रहा है परसों से, और मसाइल हैं, कीमतों का इशू है, और ये क्या है, इस तरह से तो नहीं होता। और ये गलत कदम किसने मशवरा दिया कि ये जो कदम उठाया जिसके नतीजे में सारा कुछ हो रहा है मुल्क में? तो गुजारिश है कि इसको खुदारा अवाम तफहीम के, देखिए पुलिस, और मैंने आपसे कहा ना, पुलिस और ज़िले उनको कोई ताल्लुक ही नहीं होता इन चीजों से। ये एक खास लेवल पे जब हुई है बातें, तो वो पुलिस वाले उधर से, वो जो है, जो मुजाहिरीन है, वो कह रहे हैं हमारे साथ क्यों ये मुआहदा किया था फिर, अगर इसको पूरा नहीं करना था। उधर से पुलिस वाले, जिले इंतजामिया, लोग फंसे हुए। तो ये हुकूमत और रियासत का काम है कि वो ये मसाइल को हल करे। कि वो पैदा कर दिया नया मसला इस वक्त, ये नहीं ऐसे, अभी तो 20 तारीख दूर थी, तो ये तो ऐसे पैदा कर दिया आज बैठे बैठे। तो इसको बात यह है कि ये तो बिल्कुल ही बहुत, मतलब मैं अब इस पे क्या बात करूं, चलो हम बात तो नहीं कर रहे, लोगों का दुख तो बताएं कि लोग फंसे हुए सड़कों पे इस वक्त। और पहले ये देखे ना, वो कोविड के ऊपर अब वो डिस्टेंसिंग का इशू चल रहा था, लोगों को एसओपी, नहीं तो क्या एसओपी खाकमल हो रहा है इस वक्त सड़कों के ऊपर। वैक्सीन नहीं है मार्केट नहीं, सड़कों पे मुजाहरे हो रहे हैं। और तो इस वक्त क्या एसओपीज होंगी? और ये तो वो थी जो रियासत ने, अपनी हुकूमत ने आने वाले दिनों में जो प्लान कर रहे थे कि जी लॉकडाउन करना है, स्मार्ट लॉकडाउन, लोग मानेंगे बातें, तो एकदम से लोग भड़क के जो भी हैं वो एकदम से खड़ा कर दिया मामला बगैर वजह के। तो इसके ऊपर खुदारा जरा तवज्जो दें। दूसरी जो बात है, मैं आपसे कहूँगा, देखें ये ऐसे मौके, ये बड़े, जब अंदरूनी इंतशार और खलफिशार होता है ना, तो ये आइडियल मौके होते हैं जो आसपास, जो मैं बार बार जो कहता हूं ना कि आसपास आग लगी हुई है खत्ते के अंदर, और माशी बहरान भी हैं, कोविड के इश्यूज भी हैं, जंगें भी सरों पे खड़ी हैं, कोई सर पैर नहीं है। ये लेकिन ना साइबर अटैक हो गया, ये 2 साइबर अटैक्स तो हमने देख लिए ना। एक जो अमेरिका ने क्लेम किया, अच्छा चाइना ने कहा हमने नहीं किया इंडिया में, अमेरिका ने कहा, अमेरिका की रिपोर्ट आ गई। अब मसला यह है कि इधर ईरान का, उधर से ईरान के न्यूक्लियर के ऊपर, और फिर वो कह रहे हैं 9 महीने पीछे चला गया मोसाद, वो कह रहे हैं अच्छा जी हमने तो बड़ा काम किया, 9 महीने पीछे कर दिया इनका। अब मसला ये है कि एक जंग उधर खड़ी है सर के ऊपर, यूक्रेन में, वो ज़ेलेंस्की हैं, वो जनाब टर्की गए, और टर्की जाके, मैं उन्हीं का शासन कोट भी करते रहते हैं, जाहिर है, क्योंकि ये अब मसला ये है कि क्या ये जंग होगी या नहीं होगी। अच्छा, तालिबान जा नहीं रहे वहां। अब देखिए ना, फिर ठुस, अगर तालिबान नहीं जाते 16 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल को तालिबान नहीं जाते, तो फिर ये क्या हुआ इतना नहीं, क्या नहीं, वो कह रहे हैं कि हम और उनके मुतालबात के, ये जो पीस प्रोसेस आया दरमियान में, और 1 मई तक अगर तालिबान की अपनी जेनुइन, तालिबान एक अपर इस वक्त अपने आप को समझ रहे हैं कि फाते हैं हम, तो हम फाते हैं, तो हम जो हमने लड़ाई मैदानों में रहा, वो हम मेज पैड की क्यों हारेंगे? तो वो तो अपने मैक्सिमम रखेंगे। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, देखें इशू इसमें क्या है, इशू ये है कि मुझे किस बात का अंदेशा और खदशा है कि ये छोटे, आज यानी आज की तारीख में, आज इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं
बहुत दिनों से बात कर रहे हैं मैं ताइवान पे लगे हुए हैं कि ताइवान में ऐसे होगा, ताइवान में ऐसे होगा। लेकिन आज जनाब पता चल रहा है कि अब तक जितनी मर्तबा भी चाइना के प्लेन्स ताइवान में आज तक आए हैं, सबसे ज्यादा आ जाए, सबसे ज्यादा चाइना के प्लेन्स, ये राइटर्स की स्टोरी थी, मेरा ख्याल है कि हम उसकी स्लाइड दिखा सकेंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो ताइवान, ये रिपोर्ट कर रहा है राइटर्स कि आज इंकर्जन्स हुई हैं। ठीक है, ये मीडिया वहां का रिपोर्ट कर रहा है कि 10 जहाज एक साथ, और ये और फाइटर जेट्स आए हैं, और ये उस वक्त आए हैं जब बहरी बेड़े वहां पर अमेरिका के भी खड़े हैं। ठीक है, अमेरिका के भी खड़े हैं। ये क्वाड वार्ड तो खैर जहन्नुम में गई सारी, पता नहीं कहां चली गई। एक वहां पिट स्यापा पड़ा हुआ है, और ये कि वो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो आइलैंड है, उस आइलैंड वो किसका था, क्या था, क्यों उस पर अमेरिका घुसा बीच में, वो इंडियंस अपना सोच रहे हैं बैठ के। और दूसरी जो बात है, एक अजीबोगरीब बात आप ये देखें कि हमारे इंतहाई मोहतरम जॉन कैरी साहब, जॉन कैरी जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं और साबिक ये सदारती इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने बुश के अगेंस्ट, बड़े जबरदस्त एक, वो चाइना जा रहे हैं। चाइना, वो चाइना का दौरा क्यों कर रहे हैं? चाइना का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट है ना, ये जो मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज, अब ग्लोबल टाइम्स से कह रहा है कि कैरी इज पॉसिबल चाइना विजिट। इसके ऊपर इंडिया के अंदर वो सोच रहे हैं कि एक मिनट हट जाए, ये कैरी, जॉन कैरी जो है वो चाइना जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि पॉसिबल चाइना विजिट में सिर्फ लिमिटेड क्लाइमेट में बात होगी। यानी ये क्या है, ये क्या पुरस्कारियत है कि जनाब वाशिंगटन पोस्ट लिख रहे हैं कैरी एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू चाइना इन फर्स्ट विजिट बाय टॉप बाइडन ऑफिशियल। क्या वाकई क्लाइमेट चेंज पे बात हो गई? ओहो, जॉन कैरी क्लाइमेट पे बात करेंगे सिर्फ, जॉन कैरी चाइना जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इतना फड्डा हो गया, सारे मसनूआत खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस न्यू दिल्ली, ये इंडिया मूवमेंट जो है ना, ये सब मुल्कों में आनी है। अभी इंडिया फंसा हुआ है, ये हमने भी फैसले करने हैं बड़े अहम। ओलंपिक्स होने हैं चाइना में। अब जनाब वाशिंगटन, ये नहीं कि बंद करो, बाइकआउट करो। वाशिंगटन पोस्ट ने पोल जनरेट कर दी है, अमेरिकी अवाम की राय, शुड द यूएस बाइकआउट 2022 विंटर ओलंपिक्स इन चाइना। क्या हमें बाइकआउट करना चाहिए, हमें जाना चाहिए? अच्छा, वो पोल चलता रहेगा अगले 7-8 महीने, पता नहीं क्या होता रहेगा। लेकिन पोल यानी ये नहीं कि वो दुश्मन है हमारा, नहीं, क्या हमें जाना चाहिए अमेरिकन को या नहीं जाना चाहिए? अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे पास आए, चाइना कह रहे हैं आए, कैरी वहां पहुंच गए। अच्छा, इंडिया बीच में किधर गया? अच्छा, इंडिया का जो मैं पहले दिन से ही बात कह रहा था, देखें टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज वो बात, मैंने उस दिन परसों रात को ही बात की थी कि इनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, नहीं मानते, आखिर में जाके इनके पब्लिक को ये जो है ना चूना लगा रहे होते हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिख रहा है कि चाइना चेंजेस टैक, प्लेस हार्ड बॉल ऑन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स डिस्कलेशन। यही तो मैं बार बार इनको अपना एनालिसिस और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दाएं बाएं आगे पीछे, ये मुझे नहीं पता टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े हमारे सीनियर लोग हैं, बड़ा उनका ये बात क्यों नहीं करते वहां पे चाइना की जो न्यूज एजेंसीज हैं या रशिया की, ये बैठे या पता नहीं मीडिया इनको नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, मतलब है कि अब देखिए ना, अब मतलब है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट क्या कह रहा है कि चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स फेल टू हिज टेंशन। फेल हो गई है, नहीं चाइना नहीं, ये चाइना जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका है, जाने के लिए आया है, ये नहीं भूस भरा हुआ लोगों के दिमाग में, वो कहेंगे यहां से अमेरिका चला जाएगा। भाई अमेरिका यूक्रेन में आ रहा है, जो मैं कह रहा हूं कि वो यूक्रेन में अपने वॉरशिप्स भेज रहा है दोबारा, वो फटा खड़ा हो रहा है यूक्रेन के अंदर, तो वो यहां पे। अच्छा, अब यूक्रेन ने, अब अल जजीरा कह रहा है कि यूक्रेन ने कहा है कि हमारा फौजी भी मार दिया रशियंस ने। अच्छा, हाँ, यानी रशियंस ने हमारा फौजी मार दिया, और उस वक्त कहा है यूक्रेन ने कि फौजी मार दिया हमारा, कि जब उनको बाइडेन कह चुके हैं जेलेंस्की को फोन करके, पिछले हफ्ते फोन में बात हुई थी कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई तो अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा। अच्छा। और हम 2 वॉरशिप्स भेज रहे हैं। अच्छा, अब उसके साथ ही जनाब वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो बंदे मार दिए, एक स्यापा पड़ा हुआ है। अच्छा, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो जनाब, अब वो बिल्कुल होता ना वो हमारे भाई फैसल वार्डर स्टाइल, वो इस तरह के फौजी यूनिफॉर्म पहन के CNN रिपोर्ट कर रहा है कि वो जनाब आगे खंदकें जो खुदी हुई हैं, ट्रेंचेस आगे, बिल्कुल आगे जनाब पहुंच गए हैं। और रशिया, ये CNN का रिपोर्ट कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, रशिया की ट्रूप्स जमा होनी शुरू हो गई। मतलब आप
कहेंगे यार एक मिनट जरा खैर जाओ, क्या हो गया। अब रशियन प्रेसिडेंट वहां पहुंच गए, अमेरिकन जहाज वहां पहुंच रहे हैं, वो एक जजीरा खा गए पूरा अमेरिकन इंडिया का। और उसके ऊपर वो एक तो एक बड़ा बड़ा कमाल का लिखते हैं ये MK बद्रा कुमार का, पता नहीं वो आर्टिकल उसमें है हमारे पास या नहीं। हाँ। लेकिन उनका एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं वो MK बद्रा कुमार ने आज लिखा है, वो कहते हैं कि इंडियन ओशन इंडियन नहीं है, ये इंडियन ओशन का नाम बदला जाए, इंडियन ओशन। अच्छा कमाल जुमला है। वो कहते हैं कि इंडियन ओशन कब से हो गया, ये इंडियन नहीं है, ये तो एक जमाने में इसको इंडियन ओशन कहते थे। ये देखें क्या खूबसूरत है, इंडियन ओशन इज नॉट इंडियन ओशन सिग्नल्स यूएस। ये कमाल इन्होंने MK बद्रा कुमार साहब ने एक इसका जो लगाया कि सिग्नल्स अमेरिका ही सिग्नल कर रहा है कि भाई ये इंडियन ओशन है, इसका नाम इंडियन ओशन है, लेकिन ये है नहीं इंडियन। इसकी इंडियन भाई पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन US ओशन या चाइनीज ओशन तो नहीं है ना। बिल्कुल भाई आपने तो सुना है किसी मुल्क के ऊपर, तो ये एक जमाने में वो इंडियन कहते होंगे, तो इंडियन नहीं है ये, इसमें सारे मुल्क हैं, सब हैं। तो अमेरिका ने ये मैसेज भेजा है, और अमेरिका जो है यहां पर इतने मिनरल्स हैं, इतना तेल है, ये कोई बहरे अस्वद नहीं है जहां पर वो फटा तो ऑयल और गैस का ही पड़ा हुआ है ना वहां पे, और प्रेजेंस का भी पड़ा हुआ है कि वहां अमेरिकन बैठे हैं जाके यूक्रेन में। लेकिन अमेरिकन ने वो रेवोल्यूशन लाए, वो US प्रो प्यूटिन जो सदर था 2014 में, उसका धड़न तख्ता किया मुजाहरा करवा के, फिर नतीजन प्यूटिन घुसा, क्रीमिया को उसने तोड़ लिया। तो मसला यह है कि अब इस वक्त अमेरिका जो है वो यही दिन है जब मुल्क रियासतें बड़े फैसले कर रही हैं। पाकिस्तान, अच्छा आप यकीन करें, बिल्कुल आप यकीन करें, ये वो मौका है जब पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को में समझ से बाहर है कि ये क्यों बैठे बैठे होते ना, बैठे बैठे उठते थे इधर से कि नहीं वो उधर जा रहा है यार, उसको पकड़ के अपने सर में खोपो, मतलब बगैर वजह के पंगे लेने की एक हम सुकून के साथ। रमजान शुरू हो रहा है, PDM की वो भी सियासी सरगर्मियां भी कम होनी है, सब कुछ होना है, तवज्जो महंगाई पे, और जो ये कोविड बढ़ रहा है, जो वैक्सीनेशन का रोल आउट, उसमें डॉक्टर्स, अफरंट आपके दुकानदार, आम लोग, IMF करना है, बिजली बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उधर तवज्जो देने के बजाय मसाइल पे फोकस और मैंने आपसे कहा ना कि अब जैसे ये फिर गलत मशवरा दे, माशी टीम के साथ साथ ये कानूनी टीम गलत मशवरा देके गई हुई है, उस तरह नजर डालें। ठीक है, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कश्मीर के हवाले से जो हुकूमती बयानिया है उस पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि कश्मीर को हवाले किया है वज़ीर आज़म साहब। वो तो तवील चार्जशीट उन्होंने पेश की है, लेकिन उसमें एक बात जो महंगाई तो देखें, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो एक है, एक इशूज़ को काबू पाना जरूरी है, और दूसरी सिर्फ एक बात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैंने, वो ये कि IMF के साथ मुआहिदा किया है उसे पब्लिक तो करें। देखिए ये तो इस प्रोग्राम में 50 दफा बात की, अब चले गए हफीज शेख साहब चले गए, वो मुआहिदा क्या है, मतलब उस मुआहिदे का कुछ सर पैर तो होगा ना, कि इतना कर्जा आपने लेना है, इतने शराइतें, इतनी आपने बिजली बढ़ानी है, इतने आपने, उसको वो क्या है, कोई मुकद्दस सहीफा है वो क्या, उसको पब्लिक, उससे बात इनसे की जब उस जमाने में, तो उस वक्त ये था कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है IMF के साथ कर्जा लेना, मतलब इसको ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है कि लोगों की कीमतें कितने टैक्स लगाने नहीं बताना नहीं है, मतलब ये क्या बात हुई। तो बराए करम हमाद अजहर साहब से, वो तो एक मुनासिब और अवाम में जाना है, उन्होंने अवामी आदमी है, उनसे गुजारिश है कि ये इसको सामने तो लेकर आ जाए। अब तो चले हफीज शेख साहब नहीं है ना कोई रोक, इसको सामने लाके बताएं कि जी ये मुआहिदा है, इसको हमने दोबारा रिव्यू करना है। आप देखिए काम करने पे आते हैं ना, तो काम कैसे होते हैं, काम ऐसे इस तरह से होते हैं। एक अजीब व गरीब खबर मैं आपको बताऊं, अजीब, अच्छा मैं इसको इंडिया टुडे ने क्या खबर लगाई हुई है आज, अजीब खबर है, इंडिया गियर्स अप फॉर फैटअप इवैल्यूएशन। इंडिया की फैटअप में इस साल इवैल्यूएशन होने लगी है, अच्छा इंडिया की, कि और सेंटर जो है उनका शॉर्टलिस्ट किया है, उसने 3 IPS ऑफिसर्स को ओवरसी प्रिपरेशन। इंडिया कहां से आ गया फैटअप में, पता चला पाकिस्तान से एक साहब ने खत लिखा था फैटअप में, अच्छा कि इंडिया में इतनी होती, पूरी फिगर्स दी थी। उस साहब कौन है, रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब ने फैटअप में खत लिख दिया, खत उसके ऊपर एक्शन ले लिया फैटअप ने, और इंडिया से कह दिया कि तुम भी लाओ वो जो खत आया है वो रहमान। आप देखें करने पे लोग आते हैं,
तो रहमान मलिक साहब अब मैंने कहा यार एक मिनट, ये फेडरम इंडिया कहां से चेक कर रहा है? वो पता चला रहमान मलिक साहब जब इसके दाखिला कमेटी को हेड कर रहे थे, इन्होंने खत लिखा, पूरा जो लिखा कि जी फ्रांस, सॉरी उनको ये करता है, इतना पैसा है इनका बाहर इंडिया, ये बोलो मनी लॉन्ड्रिंग, वो सारा ठोंटा के वो इंडिया के गले भर के साहब उनकी भी चेक, वो उनको भी कॉल कर लिए। तो बात ये करने पे आते हैं ना लोग, ये नहीं कि हम कोई उनके, वो भी अल्लाह करे ना जाए ग्रिल, इसमें हम भी ना जाए। मैं इसे भी कह रहा हूं कि जब एक्टिव होते हैं तो होते हैं, हो जाते हैं, जब नहीं होना होता तो ठुस पड़े होते हैं कि आईएमएफ के क्या हुआ खुदा जाने, हमें नहीं पता, मतलब कुछ सिक्योरिटी का इशू है, फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, वो मान नहीं रहे अभी तक। काबीना के वाले से बात करें कल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।